नॉर्थ पोल के पास स्थित आइसलैंड नाम की छोटी सी कंट्री के लोगों के पास कल्चर और हिस्ट्री के नाम पर पूरी दुनिया से हटके सबसे इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज और फोक टेल्स हैं। इन फोक टेल्स से भरी आइसलैंडिक लिटरेचर में ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट और विचक्राफ्ट से रिलेटेड डार्क लिटरेचर की भरमार है और इसी डार्क लिटरेचर का सबसे रिच और डार्क एविडेंस है गाल्ड्रा बुक या फिर बुक ऑफ ब्लैक मैजिक। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर गाल्ड्रा बुक या फिर बुक ऑफ ब्लैक मैजिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हुए इसी समय के आसपास पाए जाने वाले और भी कई इंपॉर्टेंट डार्क मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करने वाले हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाल्ड्रा बुक या फिर बुक ऑफ ब्लैक मैजिक दरअसल में मिडिएवल टाइम्स के दौरान होने वाले आइसलैंडिक ब्लैक मैजिक का इकलौता ऐसा एविडेंस है जिसमें खुद मजिशियंस ने अपने हाथों से अपने एक्सपीरियंस एंड अपने सीक्रेट्स लिखे हैं। उस समय के और भी आइसलैंडिक लिटरेचर में जेमिनी गॉड्स के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में और मैजिकल प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, लेकिन अकेला गाल्ड्रा बुक ही ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि इन सब टॉपिक्स पर इतने एक्यूरेट डिटेल्स कवर करता है। अब अगर हम अर्ली पीरियड के आइसलैंडिक मैजिक को दो फेजेस में डिवाइड करेंगे तो इसमें पहला फेज आता है हीदन और दूसरा कैथोलिक। इंटरनल अकाउंट्स को ऑब्जर्व करने पे हीदन एज के समय दो तरह के मैजिक प्रिवलेंट थे, जिसमें पहला है गाल्दूर जिसका मतलब है ऑनरेबल मैजिक और दूसरा है सेद जिसका मतलब है शेमफुल मैजिक। गाल्दूर मैजिक को खोजने वाले मजिशियन का नाम ओधिन है जिसे गाल्दूर मैजिक के फादर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि मैन्युस्क्रिप्ट में ही आगे ये भी मेंशन किया गया है कि ओधिन ने खुद मैजिक की कला सेद सेक्ट के वैनिक गॉडेस फ्रेजा से सीखी थी। सेद मैजिक ऐसा मैजिक है जो कि मैजिक के नेचुरल रूप से ज्यादा जुड़ा हुआ है, विच मीन्स कि इसमें एनिमल, वेजिटेबल्स और इसी तरह के नेचुरल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाल्दूर मैजिक ज्यादातर लिंग्विस्टिक और सिंबॉलिक वेज ऑफ वर्किंग पर बेस्ड है, विच मीन्स कि इसमें ड्राइंग एंड स्पेल्स अधिक हैं। अब ये सुनकर आप समझ गए होंगे कि गाल्दूर मैजिक को परफॉर्म करना और इसकी टेक्निक्स रिलेटिवली इजी थी, इसीलिए समय के साथ साथ ये सेद मैजिक से ज्यादा पॉपुलर होता चला गया। ज्यादातर लोग इस तरह के मैजिक को सीक्रेटली परफॉर्म करा करते थे एंड सिंस सोसाइटी के बड़े हिस्से के लिए ये एक मिस्ट्री ही बना रहा, इसीलिए इसे र्यूनिक मैजिक के नाम से भी जाना गया। र्यूनिक मैजिक में किसी गॉड को या डीमन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था और कुछ फिक्स स्टेप्स परफॉर्म करके रिजल्ट्स अचीव किए जाते थे। इसको काफी सिंप्लीफाई किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 सिंपल स्टेप्स होते थे। पहला स्टेप होता था कार्विंग द स्टेव्स इनटू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु जैसे कि कोई स्टोन या क्ले स्टैचू, उसमें लकड़ी की तिल्लियां डालना। सेकेंड स्टेप इस स्टैचू को ब्लड या डाई से कलर करना और थर्ड स्टेप में इस स्टैचू पर स्पेल डालना। इस तरह के मेथड से लोग अपने एनिमी को फिजिकल और मेंटल हार्म तक पहुंचाने की क्षमता रखते थे। आज भी अगर हम कई और कंट्रीज के ब्लैक मैजिक को देखें तो वुडू की प्रैक्टिस र्यूनिक मैजिक से काफी सिमिलर नजर आती है। र्यूनिक मैजिक में यूज होने वाले हर सब्सटेंस का अपना अलग महत्व था। इस मैजिक में यूज होने वाले स्टेव्स को एक स्पेशल तरह के सेक्रेट ट्री के वुड से बनाया जाता था जिसे याग्द्रसिल यानी कि वर्ल्ड ट्री के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस ट्री के ऐश से मेन और एल्म से वुमेन क्रिएट हुई थी। इसी तरह र्यूनिक मैजिक में यूज होने वाले ब्लड में इंट्रिंसिक मैजिकल पावर्स की प्रेजेंस फील की जाती है। ये ब्लड या तो किसी ह्यूमन का होता है या फिर किसी सैक्रिफिशियल एनिमल का, जिसे रिचुअल के दौरान अल्टर में लोगों के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। अब अल्टर बेसिकली आपने सुना होगा, एक ऐसा टाइप का रूम होता है जहां ये सारी प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है। नाउ वुड्स और ब्लड के अलावा इस प्रैक्टिस में फ्रिग्स हर्ब, बाल्डूज ब्राउ जैसे हर्ब्स और कुछ स्टोन्स का भी यूज किया जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम आइसलैंड में विचक्राफ्ट के चलन को देखते हैं। आइसलैंड के सबसे पहली विचक्राफ्ट ट्रायल का रिकॉर्ड 1554 का मिलता है और इस तरह के रिकॉर्ड से एक इंपॉर्टेंट डिटेल निकलकर सामने आती है जहां यह पाया गया कि इस तरह के 350 रिकॉर्ड्स में से केवल 125 ही सर्वाइव कर पाई और उसमें भी 125 एक्यूज्ड में से केवल 9 एक्यूज्ड ही वुमेन थी, विच मीन्स कि आइसलैंड में वुमेन के कंपैरिजन में मेन ब्लैक मैजिक और इस तरह के डार्क रिचुअल्स अधिक प्रैक्टिस किया करते थे। अब ये बात नोटवर्दी इसलिए है क्योंकि हमने सुना है सैलेम विच ट्रायल्स, हर जगह विच वर्ड का यूज होता था और ज्यादातर औरतों को इसके लिए ब्लेम किया जाता था, लेकिन आइसलैंड में इसका ठीक उल्टा था।
साल 1625 से 1685 के बीच विचक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोसिक्यूशंस अपने पीक पर थे। इस समय आइसलैंडिक लॉ भी काफी ज्यादा हार्श हो गए थे और किसी को भी गिल्टी साबित करना खेल बन गया था। अगर आप सिर्फ ये बोल दो कि ठीक है ये बंदा विचक्राफ्ट कर रहा है तो लोग इसे मान लेते थे और ज्यादा ट्रायल्स भी नहीं होते थे। मर्डर, इंसेस्ट, एडल्ट्री और चोरी के साथ साथ विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व लोगों को भी सजा दी जाने लगी थी। उन दिनों अगर किसी इंसान के पास से एक रून स्टेव या फिर किसी तरह का कलर्ड स्टैचू भी मिल जाता था ना तो उन्हें विचक्राफ्ट के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता था। अब जिस समय गाल्द्रा बुक लिखी जा रही थी ठीक उसी समय और भी कई बुक्स और टेक्सचुअल वर्क्स के एविडेंसेस डिस्कवर किए गए। इन्हीं में से एक बहुत पॉपुलर बिलीफ है बुक ऑफ ब्लैक आर्ट्स का। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में बुक ऑफ ब्लैक आर्ट्स किसी बहुत ही पावरफुल मैजिशियन के द्वारा ओन की गई थी और उस मैजिशियन ने न केवल इस बुक को मास्टर किया बल्कि उसने द बुक ऑफ ब्लैक आर्ट्स को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। इसके लिए कई सीक्रेट स्कूल्स भी बनवाए गए थे जहां स्टूडेंट्स डार्क मैजिक को सीखते और प्रैक्टिस किया करते थे। लेजेंड्स की माने तो क्रिश्चियन पीरियड में बिशप सैमुएंडर द वाइज ने ब्लैक स्कूल ऑफ सेटन से ये आर्ट सीखी थी। अब इस तरह के आर्ट को सीखने वाले मैजिशियंस को दो कैटेगरी में रखा जा सकता था, जहां पहली कैटेगरी को बेनिफिशिएंट और दूसरी कैटेगरी को मेलिफिशिएंट कंसीडर किया जाता था, विच सिंपली मींस कि पहली कैटेगरी के मैजिशियंस इस डार्क आर्ट का राइट रीजन्स और मे बी कर्स वगैरह के लिए यूज किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ मेलिफिशेंट कैटेगरी के मैजिशियंस इस आर्ट का इविल डीड्स को या बुरे कर्मों को पूरा करने के लिए यूज किया करते थे। नो वंडर हमने जो मेलिफिशेंट मूवी देख रखी है उसका ऐसा नाम है बिकॉज इनहेरेंटली वो एक बुरे आर्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, बुरे मैजिक को। अब ये सारी किताबें काफी फेमस थी और ये सिनिस्टर बुक्स थी, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर रखा गया था रॉड स्किनी को, जिसका ट्रांसलेशन है रेड लेदर। रॉड स्किनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे दो सबसे इविल मैजिशियंस बिशप निकोलसन द क्रूअल एंड बिशप ऑफ होलर ने मिलकर 1497 से 1520 तक के लंबे समय में लिखा था। रॉड स्किनी को द बुक ऑफ ब्लैकेस्ट मैजिक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बुक को रेड पार्चमेंट पर गोल्डन लेटर से लिखा गया था और इसी वजह से इसका नाम रेड लेदर पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि बिशप गॉट्सकॉल्ड निकल्सन के मरने के बाद इस बुक को उसके साथ ही दफन कर दिया गया था और इसी वजह से काफी लंबे समय तक कोई उस बुक को खोज ही नहीं पाया। नाउ लेजेंड्स की माने तो दोनों मैजिशियंस में से बिशप निकल्सन ने जानबूझकर पूरी नॉलेज शेयर नहीं की और बुक में से इसी वजह से कई स्ट्रॉन्ग स्पेल्स मिसिंग हैं। इसके बावजूद इस बुक में इनॉर्मस पावर्स थी। कहानी में आगे ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल ऑफ होलर के एक स्कूल लोप्तुर को इस बुक के बारे में पता चलता है। लोप्तुर इस बुक को खोजने निकल गया और उसने निकोलसन की ग्रेव को खोज लिया। ग्रेव को खोदकर लोप्तुर ने निकोलसन की बॉडी को बाहर निकाल लिया। नाउ लोप्तुर काफी सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि निकोलसन की बॉडी इतने साल बाद भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व थी। लोप्तुर ने देखा कि निकोलसन के हाथ में ही ये बुक रखी हुई थी, लेकिन लोप्तुर पूरी कोशिश करने के बाद भी निकोलसन के हाथ से वो बुक निकाल नहीं पा रही थी। लेकिन उसके इन एफर्ट्स ने निकोलसन के घोस्ट को जगा दिया, जिसने लोप्तुर को जान से मारकर उसके मिलियन पीसेस कर दिए और इस इंसिडेंट के बाद से ही निकोलसन अपनी ग्रेव में से उस बुक के साथ गायब हो गया। आई नो काफी इंटरेस्टिंग थी स्टोरी थे ना। वेल ठीक रॉड स्किनी की तरह ही ग्रास स्किनी मीनिंग ग्रे लेदर भी एक फेमस मैजिकल बुक थी। इस बुक के दो पार्ट्स की एग्जिस्टेंस का दावा किया जाता है, जिसमें से पहला पार्ट एक होलर और दूसरा पार्ट स्केलहॉल्ट में रखा गया है। पहला पार्ट जहां मैजिकल स्पेल्स वगैरह कंटेन करता है, वहीं दूसरे पार्ट में पामिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे डिटेल्स दी गई हैं। ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले पर्सन की सोल को बचाया जा सकता है, लेकिन जो पर्सन सेकंड पार्ट को भी पढ़ ले उसकी सोल कर्स्ड यानी शापित हो जाती है और उसे सैल्वेशन कभी नसीब नहीं होती। कमिंग बैक टू द गाल्द्रा बुक, इसमें मैजिक को परफॉर्म करने के 5 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है प्रिपरेशन, सेकंड इज सर्कल, थर्ड कॉन्जुरेशन ऑफ स्पिरिट, फोर्थ एड्रेस टू स्पिरिट और 5 लाइसेंस टू डिपार्ट। प्रिपरेशन के पार्ट में 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला रिक्वायर्ड टूल्स की अरेंजमेंट और दूसरा इन टूल्स को यूज करने का राइट टाइम यानी कि सही समय ढूंढना। नाउ सर्कल में ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने के लिए कई कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को निश्चित जगह पर बनाया जाता है। ऐसे डायग्राम में मेनली एक सर्कल होता है जिसमें एक मैजिशियन खड़ा होता है और एक ट्रायंगल उस सर्कल के बाहर होता है जहां स्पिरिट्स अपीयर होते हैं। बात करें इस सर्कल की तो ये सर्कल दरअसल इस मैजिशियन की प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि जब कोई स्पिरिट उस ट्रायंगल में अपीयर होता है तब सर्कल में खड़ा मैजिशियन उस स्पिरिट की डायरेक्ट कांटेक्ट से बचता है। सीधा सीधी कहा जाए तो स्पिरिट से ही बचता है।
तीसरा है कॉन्जुरेशन, जिसमें स्पिरिट्स को प्रेयर्स और स्पेल से कई बार बुलाया जाता है और उनसे कुछ बातें की जाती है। देन कम्स एड्रेसिंग, और ये तब होता है जब स्पिरिट सामने आ जाती है, यानी कि मैजिशियन उस स्पिरिट को एड्रेस करता है विद हिज कमांड्स, और यहाँ मैजिशियन स्पिरिट को अपना कमांड फॉलो करने के लिए कहता है और उसे हेल या हेवन में प्रेजेंट अपने से ऊपर के स्पिरिट का नाम लेकर थ्रेट कराता है। द फाइनल प्रोसेस इज लाइसेंस टू डिपार्ट, यानी कि अपना काम हो जाने के बाद मैजिशियन स्पिरिट को कुछ स्पेशल स्पेल्स चांट करके अपने से दूर वापस स्पिरिट वर्ल्ड में भगा देता है। अब यहाँ आप गौर करेंगे तो किसी भी तरह से स्पिरिट को कांटेक्ट करने का प्रोसेस हमेशा ऐसा ही होता है। बात करें ओईजी बुक की भी, तो वहां भी हम कॉइन लेते हैं जो कि एक सर्कल की तरह है, जो कि आपका प्रोटेक्शन है। देन आप स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, उसे कमांड करते हैं और फाइनली उसे डिपार्ट करते हैं। तो वी कैन से कि ब्लैक मैजिक में स्पिरिट्स को बुलाने का बेसिक्स यही है। अब ऑल्दो द गाल्ड्रा बुक या ऐसी ही और भी आइसलैंडिक बुक्स जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस का या फिर हम कह सकते हैं इनका असल होना एक बहुत ही फार फेच्ड ड्रीम लगता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे रियल लाइफ प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है। आई मीन बुक्स तो अवेलेबल है, लेकिन इनमें लिखा हुआ ज्ञान क्या सच में काम करता है या फिर सिर्फ फिक्शन है, ये कोई नहीं जानता। देखो बात ऐसी है कि इस तरह की और भी बुक्स को लिखा गया, लेकिन इन सब को बहुत अच्छी फिक्शनल वर्क से कुछ और ज्यादा कंसिडर करना सेंसिबल नहीं होगा। ऑल्दो ऐसा कहा गया है कि द गाल्द्रा बुक में लिखा टेक्स्ट खुद मैजिशियंस ने लिखा है, लेकिन हो सकता है कि इस पूरे टेक्स्ट को मल्टीपल मैजिशियंस ने नहीं बल्कि मल्टीपल राइटर्स ने बनाया हो। खैर, इसमें लिखी बातें या स्पेल्स और हिस्ट्री का सच्चाई से क्या वास्ता है ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात जो कि सच है वो ये कि हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोगों को हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। साथ ही हमारे चैनल का कमेंट सेक्शन खुला रहता है और बहुत ही ओपन टाइप का है, तो यहाँ आप अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं और मैं अपना ओपिनियंस तो रख ही चुका हूँ वीडियो में। तो आप बताओ यार, आप क्या सोचते हो इस सब के बारे में? कमेंट करो, रीच भी बढ़ेगी वीडियो की, लोग एक दूसरे को रिप्लाई करेंगे, मजा भी आएगा। अब इस पॉइंट पे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।